गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत पढ़ने वाले हैं। टॉपिक करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट कहा जाएगा वो दिल्ली सल्तनत है। काफ़ी बार हम देखते हैं क्वेश्चन एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है इस क्वेश्चन की आपके सामने लिखी हुई, इसको ध्यान से देखिए। गुल खिले तो सलाम। तो हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, गुल खिले तो सलाम। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली सल्तनत पे अलग अलग राजा थे जिन्होंने अपना इनके ऊपर राज्य स्थापना की थी। तो गुल से हमारा क्या है, गुलाम वंश को की डिनोट कर रहा है। खिले से खिलजी वंश को, तो से तुगलक, से सैयद और ला से लोधी वंश। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि गुलाम वंश जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेके 1290 तक रहा है, लगभग 84 वर्ष तक गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत में राज दिया। वहीं अगर हम बात करें खिलजीज की, तो खिलजीज ने 1290 से लेके 1320 लगभग 30 वर्ष तक इन्होंने दिल्ली को गुलाम बना के रखा। अगर इसके बाद की बात करें तो तुगलक आए और तुगलक ने 1320 से लेकर 1414 तक 94 वर्ष, सबसे लंबा टाइम पीरियड तक दिल्ली पे जिन्होंने राज किया है वो है तुगलक। इसके बाद अगर बात की जाए सैयद की, तो 36 वर्ष 1414 से लेकर 1450 तक इन्होंने दिल्ली को गुलाम बना के रखा। इसके बाद अंतिम जो डायनेस्टी है लोधी, अंतिम के साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट भी है लोधी डायनेस्टी, क्योंकि इसके बाद हमारे जो दिल्ली में है मुगलों का शासन आ गया था। तो 1450 से लेकर 1526 तक पानीपत के प्रथम युद्ध के समय की बात हो रही है। यहाँ 76 वर्षों तक लोधीज ने दिल्ली के ऊपर कब्जा किया। तो यहाँ जो अभी तक हमने ये गुल खिले तो सलाम पढ़ा है, इससे आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इन्हें अरेंज कीजिए, सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि किस सीक्वेंस में है, गुलाम पहले आए, खिलजीज पहले आए, तुगलक पहले आए। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि गुल खिले तो सलाम अगर आपके माइंड में है तो आप उनको अरेंज कर सकते हैं कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई थी और सबसे अंतिम डायनेस्टी कौन सी है। सेकेंड क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि सबसे कम समय के लिए कौन थे जिन्होंने दिल्ली को गुलाम बना के रखा। तो खिलजीज थे जिन्होंने सिर्फ 30 वर्षों तक दिल्ली पर राज किया था। तो खिलजीज वो थे, वो डायनेस्टी थी जो सबसे कम समय तक दिल्ली पे अपना कब्जा रख पाई थी। वहीं अगर सबसे लंबे समय की बात की जाए तो तुगलक थे, 94 वर्षों तक दिल्ली को जिन्होंने गुलाम बनाया, जिन्होंने दिल्ली पर राज किया, वो थे तुगलक। 3 क्वेश्चन डायरेक्टली इस ट्रिक से आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें सभी डायनेस्टीज को पढ़ने से पहले, सबसे पहले हम गुलाम डायनेस्टी को पढ़ेंगे, जो सबसे पहली डायनेस्टी है 1206 से लेकर 1290। तो इसमें अगर हम बात की जाए कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे पहले शुरुआत की जाएगी फाउंडर से, कि गुलाम वंश का फाउंडर कौन था, इसकी नींव किसने रखी, इसकी स्थापना किसने की। तो जो फाउंडर है गुलाम वंश के वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिन्होंने, यहाँ मैं लिख देती हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिन्होंने नींव रखी थी। तो इन्हें रियल फाउंडर नहीं कहा जाता क्योंकि इन्होंने अपने आप को सुल्तान कभी घोषित नहीं किया। इन्होंने कहा कि मैं अभी भी गुलाम वंश मैं स्थापित जरूर कर रहा हूँ, परंतु मैं अपने आप को एक सुल्तान की उपाधि नहीं दे रहा। इन्होंने अपने आप को सुल्तान कभी नहीं माना। और उसके बाद इंपॉर्टेंट आती है ये चीज़ आपके सामने जो है, ये वो उपाधियाँ हैं जो इन्होंने अपने आप को दी, जो लोगों ने इन्हें दी। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है, वह कौन सा राजा है जिसे लाख बख्श कहा जाता है, या हातिम द्वितीय की उपाधि किसे दी जाती है, सिपह सलार की उपाधि किसे दी जाती है। तो ये तीनों ही नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ये चीज़ है इसमें यही याद रखना है कि लाख बख्श किसे कहा गया है, हातिम द्वितीय किसे कहा गया है, रियल फाउंडर कौन है। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उन्होंने कुछ इमारतें बनाई थी अपने शासनकाल में। उनके शासनकाल में जो इम्पोर्टेंट इमारतें बनी थी वो थी कुतुब मीनार, जो दिल्ली में है, आप सभी को पता होगा कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार के साथ ही एक है 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में है इमारत। ये दोनों ही इमारत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी अपने शासन के समय। अगर अब बात की जाए कुतुब मीनार की, तो ऐसा तो है नहीं कि इनके ही शासनकाल में ये कंप्लीट हो गई थी। इनकी नींव किसने रखी थी, जो कुतुब मीनार है उसकी नींव रखी थी ऐबक ने। परंतु उसके अंदर हमारे 5 बिल्डिंग है, 5 मंजिलें हैं, 5 इमारतें हैं जिन्हें बनाने के लिए इन्होंने तो नींव रख दी। उसके बाद जो 4 मंजिल बनाई गई थी वो इल्तुतमिश, जो इनके दामाद थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद जो थे इल्तुतमिश, उनके द्वारा 4 मंजिल बनाई गई। और वहीं जो आखिरी और 5वीं मंजिल है उसकी बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने ये 5वीं मंजिल कंप्लीट करवाई थी। जो कंप्लीट की गई थी कुतुब मीनार को, वो किसके द्वारा करवाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और अगर बात की जाए सिकंदर लोदी की, इनका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है इस चीज़ में, वो है मरम्मत।
इन्होंने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी 2 इमारतें हैं जिनके बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपने पढ़ा है, इसकी नींव किसने रखी, इसकी मंजिल किसने बनवाई। ये चीज़ कई बार पूछ ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। इनकी मृत्यु 1210 में हो गई थी लाहौर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि वह कौन सा राजा है जिसकी पोलो खेलते समय, पोलो या चौगान, जिसे आप इंग्लिश में पोलो कहते हैं, उन्हें हिंदी या मुगली भाषा में चौगान कहा जाता है। चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु लाहौर में 1210 में हो गई थी। तो इसी के साथ इनके आगे जो वंश है बढ़ता है और इल्तुतमिश जो इनके दामाद हैं उनके पास ये राज चला जाता है। चलिए अब इल्तुतमिश पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। चलिए अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश की, जो अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उनके दामाद ने उनका स्थान ले लिया। अब बात कर रहे हैं इल्तुतमिश के राज्य की। 1211 से लेकर 1236 तक इन्होंने दिल्ली पे राज किया। इन्होंने अपने आप को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित किया। वहीं हमने जहाँ बात की थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिन्होंने अपने आप को कभी सुल्तान घोषित नहीं किया था, उन्होंने अपने आप को एक गुलाम ही बोला था। तो इन्होंने अपने आप को पहला सुल्तान घोषित किया। ये पहले सुल्तान थे दिल्ली के। अगर बात करें रियल फाउंडर की, वो भी इन्होंने अपने आप को घोषित किया, क्योंकि वो फाउंडर जरूर थे मगर उन्होंने अपने आप को कभी सुल्तान घोषित नहीं किया, इस वजह से ये रियल फाउंडर भी कहलाए जाते हैं। अब इन्होंने जो अपने कार्य में जो सबसे पहला काम किया, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे ये राजा बने गद्दी पे बैठे तो सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने? अपनी राजधानी जो इनकी कैपिटल थी वो लाहौर से कहाँ कर दी? दिल्ली ट्रांसफर कर दी इन्होंने अपनी कैपिटल। कहाँ से? लाहौर से दिल्ली। सबसे पहला कार्य का यही किया इन्होंने अपने कार्यकाल में। और जो इनके बारे में अगर एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपके सामने लिखी हुई है मैंने, कि कॉइन्स चलाए इन्होंने। कौन से? सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स चलाए थे, जिन्हें टंका और जीतल के नाम से जाना जाता है। जो हमारे सिल्वर और तांबे के जो सिक्के चलाए गए थे वो किनके द्वारा चलाए गए थे? इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे और इन्हें टंका और जीतल का नाम दिया गया था। तो क्वेश्चन काफी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाकर देखेंगे तो मिलेगा कि जीतल और टंका किसके द्वारा चलाए गए सिक्के हैं, तो वो इल्तुतमिश को आप बिल्कुल टिक कर देंगे और वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। अगर बात की जाए चंगेज खान की, जो मंगोलिया के राजा थे, मंगोलिया देश के राजा थे, बहुत ही हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है चंगेज खान। वो भी किसके समय में आए थे? उनका जो भारत में आगमन हुआ था, चंगेज खान का जो भारत में आना हुआ था वो किसके समय हुआ था? इल्तुतमिश के समय में। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि चंगेज खान इल्तुतमिश के समय भारत आया था। अगर बात की जाए, ये बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, बहुत ही ये न्याय के प्रति बहुत ज्यादा, मतलब इन्होंने इतना काम किया है न्याय के ऊपर कि इन्होंने जो यमुना है, यमुना में इन्होंने एक चेन लगाई थी, चेन ऑफ जस्टिस, न्याय की एक चैन लगाई थी, जिसे किसी भी अन्याय की अगर जरूरत पड़ती थी तो वो घंटी वहां से बजाता था, सीधा राजा को पता लग जाता था कि कोई किसी को मेरी जरूरत है। तो बहुत न्याय को लेकर बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे ये चीज भी आप सभी ध्यान रखेंगे। जो इनकी 2 इम्पोर्टेंट व्यवस्थाएं हैं वो आप सभी को ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि दल चालीसा या तुर्के चहलगामी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो हिस्ट्री में आप इस चीज को बिल्कुल ना भूलें कि दल चालीसा और तुर्के चहलगामी किसके द्वारा चलाई गई व्यवस्थाएं हैं? वो इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई व्यवस्थाएं। अब पूछेंगे कि दल चालीसा में होता क्या है? एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है 40 लोगों का, 40 मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल, कैबिनेट बनाया जाता है, जो कि सलाह देते हैं किसे? राजा को। राजा को किसी भी प्रकार की सलाह चाहिए तो इस दल चालीसा से वो अपनी सलाह लेता था। और इस जो 40 मंत्री का कैबिनेट का मंत्रिमंडल था उसे दल चालीसा या तुर्के चहलगामी के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री में। वहीं अगर बात करें इक्ता व्यवस्था की, ये भी इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई। इक्ता व्यवस्था में क्या होता है कि इक्ता व्यवस्था में आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि इसमें एक पार्ट ऑफ लैंड, जमीन का एक हिस्सा राजा को दिया जाता था। जैसे ही कोई विक्ट्री करके आता था राजा तो उसको लैंड का कुछ हिस्सा दे दिया जाता था, इनाम के तौर पे लगा लीजिए। तो पार्ट ऑफ लैंड किसको दिया जाता था? राजा को। वो कौन सी व्यवस्था के अंदर था? इक्ता व्यवस्था। तो ये चीज याद रखेंगे कि रियल फाउंडर कौन था, इन्होंने लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी ट्रांसफर की, टंका और जीतल किसने चलाए, चंगेज खान किसके समय में आया, यमुना के किनारे किसने चेन बनवाई, या दल चालीसा का जिक्र किया जाए, इक्ता व्यवस्था का जिक्र किया जाए, तो आप बिना सोचे समझे किसके साथ जाएंगे? इल्तुतमिश के साथ जाएंगे।
वहीं जो इनके लास्ट की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये ग्वालियर पे जीत लेकर आए थे। जैसे इन्होंने ग्वालियर को जीता था, विक्ट्री करके आए थे ग्वालियर पे, इनका कोई पुत्र नहीं था। वहीं इन्होंने जैसे ग्वालियर को जीता और इन्होंने एक घोषणा कर दी कि मेरा अगला उत्तराधिकारी मेरी पुत्री होगी। इनकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो ये नाम लिखा गया है, रजिया सुल्तान इनकी पुत्री थी, जिन्होंने बाद में गद्दी संभाली। इनका पुत्र न होने के कारण इन्होंने अपनी पुत्री को ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उस समय काफ़ी कट्टर मुसलमान थे, काफ़ी धार्मिक जो पंथी के लोग थे, उन्हें बिल्कुल रास नहीं आया कि एक महिला हम पे शासन करेगी। परंतु उस समय राजा जिंदा थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि राजा के सामने किसी की बोलती ही नहीं करती थी। परंतु जैसे ही 1236 में राजा की मृत्यु हुई और रजिया ने गद्दी पे बैठा तो बिल्कुल तख्ता पलट हो गया। एकदम से क्या हुआ कि रजिया जैसे ही गद्दी पे बैठी, ये नकाब पहनकर नहीं आती थी, कट्टर मुसलमानों को ये बिल्कुल नहीं पसंद आया। उन्हें था कि एक महिला हमें कैसे चला सकती है। परंतु कुछ लोग थे जो इनके सपोर्ट में भी थे, बट ये केवल 4 वर्ष तक राज कर पाई। इसका कारण यही था कि ये पहली मुस्लिम महिला शासक तो थी ही, परंतु ये बिल्कुल आदमी की तरह वेशभूषा में आती थी दरबार में, जिसके कारण काफी लोग इनके विरोध में खड़े हो गए थे। तो क्वेश्चन हिस्ट्री में ये पूछा जा सकता है आपसे कि फर्स्ट मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। इन्होंने 4 वर्षों तक ही राज किया दिल्ली पे, और उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई। कैथल हरियाणा में इनकी हत्या कर दी गई थी 1240 में। वहीं रजिया का खात्मा हो गया। रजिया के बाद जो ये कट्टर मुसलमान थे, धार्मिक लोग थे, धार्मिक पंथी के जो लोग थे, इन्होंने कई छोटे छोटे राजाओं को गद्दी पे बिठाना चाहा, परंतु कोई भी राजा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद जिसे हम पढ़ेंगे वो है बलबन। बलबन एक इम्पॉर्टेंट नाम है हिस्ट्री में, गुलाम वंश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है, तो बलबन को पढ़ेंगे। चलिए अब बलबन पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बलबन को पढ़ना। बलबन जो थे वो 1266 से लेकर 1286 तक इन्होंने 20 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। तो इन्होंने क्या किया, वो आते ही सबसे पहले तो जो इन्होंने कमाल की बात की वो ये थी कि इन्होंने जिले लाई, अपने आप को बोल दिया कि मैं जिले लाई हूँ। शैडो ऑफ गॉड, अपने आप को भगवान की एक छाया बता दिया, खुद ने ही खुद को जिले लाई घोषित कर दिया। उसके बाद अगर बात की जाए सिजदा और पैबोस, एक व्यवस्था थी सिजदा और पैबोस, इनसे इनके दरबार में कोई डायरेक्ट नहीं मिल सकता था। क्या होता था, इनके दरबार में अगर इनसे किन्हीं ने मिलना है, सिजदा और पैबोस करना होगा। क्या होता था सिजदा पैबोस में, आना होता था, झुकना होता था, झुक के सलाम करना होता था, और उसके बाद उनके पैरों को चूमना होता था। अगर कोई ये कार्य करेगा तभी उसके बाद वो मिल सकता था, डायरेक्ट इनके दरबार में कोई मिल ही नहीं सकता था इनसे। उसके बाद अगर बात की जाए तो थोड़ा अलग मिजाज के, अलग ही पर्सनैलिटी थी। इनके दरबार में हंसना भी मना था, अगर कोई भी हंस देता था इनके दरबार में तो उसी टाइम उन्हें पनिश कर देते थे, कोई ना कोई पनिशमेंट या सजा उस समय उन्हें दे दी जाती थी। इसके बाद अगर बात की जाए आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसके समय की है, तो आप किसके साथ जाएंगे, बलबन के साथ जाएंगे। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी में क्या होता था, अगर इनका किसी ने विरोध कर दिया, राज्य में किसी ने भी, इनका विरोधी थे जो, वो इनकी विरोध कर देते थे, इनके खिलाफ साजिश रच देते थे, तो उस विरोधी की तो हत्या करवा ही दी जाती थी, उसके साथ उनकी पूरी फैमिली को मरवा दिया जाता था। तो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसके द्वारा चलाई गई, बलबन के द्वारा चलाई गई। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, सिजदा और पैबोस एंड आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। अगर बात की जाए नौरोज के त्योहार की, जैसे हमारे यहाँ होली होता है उसी तरीके नौरोज होता था जिसमें रंगों से खेलते थे। इस त्योहार की शुरुआत किसने की थी, इस त्योहार की शुरुआत की थी बलबन ने। अगर बात की जाए, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इतिहास की सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी अमीर खुसरो, सभी ने नाम सुना होगा, जिन्हें हम तोताए हिंद के नाम से भी जानते हैं। ये चीज जरूर याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है तोताए हिंद किस कवि को कहा जाता था, तो अमीर खुसरो को कहा जाता था। तो जो अमीर खुसरो थे दिल्ली सल्तनत किसके समय में आए थे, जैसे चंगेज खां इल्तुतमिश के समय आया था, वैसे ही अमीर खुसरो बलबन के समय दिल्ली सल्तनत में आए थे। अगर बात की जाए अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, किसके दरबार में कवि थे, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे अमीर, ऐसे अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखेंगे, उनके दरबार के कवि थे ये, और दिल्ली सल्तनत आए थे बलबन के समय में। इनकी काफ़ी किताबें हैं, पूछ ली जाती हैं, लैला मजनू किसके द्वारा लिखी है, खजियान उल फतूह किसके द्वारा लिखी गई है, या तारीख अलाई किसके द्वारा लिखी है। ये तीनों ही किताबें किसके द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और अमीर खुसरो के बारे में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, इन्होंने कवाली, तबला, सितार, इनका शुरुआत किसने की, इन्होंने, अमीर खुसरो ये जिन्होंने इनका इन्वेंशन किया। इनकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, अमीर खुसरो। इन्हें तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। कवाली, तबला और सितार के जो फाउंडर हैं वो यही हैं।
और अगर बात की जाए इनकी किताबों की, वो मैंने आपको बता दी है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके साथ ही बस लास्ट चीज़ जो है हम गुलाम वंश में पढ़ने वाले हैं वो ये है कि अंतिम शासक कौन है गुलाम वंश का। तो जो अंतिम शासक है गुलाम वंश का, उनका नाम है क्यूमर्स। ध्यान रखेंगे क्यूमर्स। पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक है क्यूमर्स। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो ये हमने आज गुलाम वंश पूरा आपके सामने पढ़ा है। इसमें से जो भी क्वेश्चंस अगर आज तक आए हैं उनको आप करके देखिए। कोई क्वेश्चन नहीं होता है फिर मेरे से पूछिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको फिर से हम रिपीट कर देंगे। कल हम खिलजीज को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक द वीडियो, शेयर